गुड मॉर्निंग बेटा। आज एक बार फिर से हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9 इंग्लिश मीडियम सब्जेक्ट साइंस चैप्टर 10 ग्रेविटेशन पार्ट 3। और जैसा कि आपको पता है इससे पहले अपन ने 2 पार्ट डिस्कस कर लिए हैं। और पार्ट 1 में अपन ने देखा था बेसिकली कि ग्रेविटेशन क्या होता है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में अपन ने पार्ट 1 में डिस्कस किया। इसके बाद में अपन ने देखा कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की इंपॉर्टेंस क्या क्या है और फ्री फॉल के कारण कैसे अपन स्मॉल जी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये चारों चीज़ें अपन ने पार्ट 1 में कवर करी। और पार्ट 2 के अंदर अपन ने देखा था कि जो कॉन्सेप्ट ऑफ पोल्स एंड इक्वेटर किस प्रकार से वेरी करता है, कहाँ पर जी की वैल्यू मैक्सिमम होगी, कहाँ पर जी की वैल्यू मिनिमम होगी, इन सभी चीज़ों को अपन ने पार्ट 2 के अंदर कॉन्सेप्ट ऑफ पोल्स एंड इक्वेटर के अंदर कवर किया। इसके बाद में अपन ने कैलकुलेशन करी, कैलकुलेशन द वैल्यू ऑफ स्मॉल जी की वैल्यू को भी अपन ने कैलकुलेट किया, जो लगभग 9.8 या फिर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के आसपास अपने निकल कर आ रही थी। ठीक है, तो आज की क्लास में बेटा अपन देखेंगे जो अपने टॉपिक्स हैं ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन। अपन देखेंगे ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन क्या होता है, कैलकुलेशन ऑफ फोर्स बिटवीन अर्थ एंड मून, मतलब अपन पृथ्वी व चंद्रमा के बीच में फोर्स का कैलकुलेशन करेंगे। इक्वेशन ऑफ मोशन देखेंगे, कंसेप्ट ऑफ मास एंड कॉन्सेप्ट ऑफ वेट के बारे में आज की इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आराम से देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर जिस बच्चे को भी ये पार्ट थर्ड जो है इसको समझने में दिक्कत आए तो उसको एक बार पार्ट 1 और पार्ट 2 देखना चाहिए ग्रेविटेशन के बारे में। जब आप एक बार पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लोगे तो आप आराम से इस पार्ट 3 से कनेक्ट हो पाओगे। तो अपन स्टार्ट करें क्लास 9 इंग्लिश मीडियम सब्जेक्ट साइंस चैप्टर 10 ग्रेविटेशन पार्ट 3। तो देखो बेटा, आज का टॉपिक है अपना, फर्स्ट टॉपिक आज का अपना क्या है, आज का पहला टॉपिक है अपना ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन। ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन का मीन्स क्या है, मैंने आपको बताया था कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, whenever an object falls toward the earth, ठीक है, whenever an object falls towards the earth, लेट सपोज ये कोई ऑब्जेक्ट है और ये फॉल हो रहा है, नीचे की तरफ गिर रहा है, ठीक है, falls towards earth, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट है वो फॉल्स हो रहा है टूवर्ड अर्थ, ठीक है, नीचे की तरफ आ रहा है, दैट मीन्स उस टाइम पर उसके ऊपर एक एक्सेलरेशन फोर्स वर्क करेगा ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ। तो अर्थ की ग्रेविटी के ऊपर इसके ऊपर क्या लगेगा, एक्सेलरेशन लगेगा, एक फोर्स लगेगा, फोर्स ड्यू टू अर्थ ग्रेविटी। अर्थ की ग्रेविटी की वजह से इसके ऊपर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, जिसको अपन क्या बोलते हैं, स्मॉल जी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, उसको अपन स्मॉल जी बोलते हैं। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज नोन एज ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, और इसी को अपन क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन बोलते हैं। मतलब अपन क्या कह सकते हैं, जब किसी वस्तु को हम ऊपर से नीचे की तरफ फेंकते हैं तो हमारी पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण उसके ऊपर एक फोर्स लगता है, और वही फोर्स क्या कहलाता है, उसका गुरुत्वीय त्वरण कहलाता है, दैट मीन्स ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कहलाता है। जिसको अपन इंडिकेट किससे करते हैं, इसको अपन जी से इंडिकेट करते हैं। और इसकी जो एसआई यूनिट होती है, एसआई यूनिट कितनी हो जाएगी, एसआई यूनिट कितनी हो जाएगी, इसकी एसआई यूनिट कितनी हो जाएगी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसकी एसआई यूनिट हो जाएगी, क्योंकि एक्सेलरेशन यूनिट भी क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही होती है। इसके बाद में इसका वैल्यू देखें तो इसका वैल्यू कितना आता है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर या फिर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका क्या आ जाता है, वैल्यू निकल कर आ जाता है, किसका, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का। तो पहला टॉपिक क्या था अपना, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। क्या था ये अपना, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ये अपना पहला टॉपिक क्या था, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन था। क्लियर है, तो बात समझ में आ गई। जब भी किसी ऑब्जेक्ट को हम किसी सर्टेन हाइट से नीचे की तरफ फेंकते हैं, तो क्या होता है, अर्थ की ग्रेविटी की वजह से उसके ऊपर एक फोर्स लगता है, और वो फोर्स उस ऑब्जेक्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। तो दिस फोर्स इज नोन एज ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन विच इज इंडिकेटेड बाय स्मॉल जी, एंड द एसआई यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और इसकी जो वैल्यूज है वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के अप्रोक्सीमेट अपन इसको न्यूमेरिकल सोल्व करने में काम में ले लेते हैं। तो बेटा ये अपना पहला टॉपिक हो गया आज का, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। आगे चलते हैं अपन नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। और नेक्स्ट टॉपिक अपना क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है अपना आज का कैलकुलेशन ऑफ फोर्स बिटवीन अर्थ एंड मून। कैलकुलेशन ऑफ फोर्स बिटवीन अर्थ एंड मून। कैलकुलेशन ऑफ फोर्स बिटवीन अर्थ एंड मून के बारे में अपन बात करेंगे। कैलकुलेशन ऑफ फोर्स
बिटवीन अर्थ एंड मून, कैलकुलेशन ऑफ फोर्स बिटवीन अर्थ एंड मून, मतलब अपने को पृथ्वी व चंद्रमा के बीच में टोटल फोर्स कैलकुलेट करना है कि कितना फोर्स अपना अर्थ एंड मून के बीच में लगने वाला है। तो देखो बेटा, हमने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में क्या किया था, अपन दो ऑब्जेक्ट मान ले रहे थे, एक ऑब्जेक्ट अपने ये मान लिया और एक दूसरा ऑब्जेक्ट अपने ये वाला मान लिया। दोनों के बीच में दूरी क्या थी, स्मॉल डी थी। पहले ऑब्जेक्ट का मास कितना, कैपिटल एम, दूसरे ऑब्जेक्ट का मास कितना, स्मॉल एम। क्लियर है। तो अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होगा, जो इसके ऊपर फोर्स लगेगा वो दोनों ऑब्जेक्ट के मास के प्रोपोर्शनल होगा और इनकी बीच की जो दूरी है उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। क्या फोर्स हो जाएगा, किन के बीच की दूरी के, इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच की दूरी के। जैसा कि अपने को निकालना क्या है, अर्थ और मून के बीच में, तो इसको अपन अर्थ कंसीडर कर लेते हैं, इसको अर्थ ले लेते हैं और इसको क्या ले लेंगे, मून ले लेंगे। इसको क्या ले लेंगे अपन, मून ले लेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन ए प्रोपोर्शनल कैपिटल एम स्मॉल एम, और सेकंड इक्वेशन क्या होगी, एफ इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/d²। क्लियर है, 1/d²। क्योंकि दोनों इक्वेशन किसके बराबर है, एफ के बराबर है, तो दोनों को एफ के इक्वल कर दो। तो एफ प्रोपोर्शनल कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन d²। क्लियर है। यहाँ से अपना ये थर्ड इक्वेशन आ गया, यहाँ से अपना ये थर्ड इक्वेशन आ गया। क्लियर है। और जैसा कि आपको पता है साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को अपने को हटाना है तो कोई ना कोई कांस्टेंट यूज़ करना पड़ेगा, और उसी कांस्टेंट को अपन क्या बोलते हैं, कैपिटल जी बोल देते हैं। तो एफ इज इक्वल टू जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन d²। क्लियर है। तो ये अपना आ गया इक्वेशन नंबर 4। तो ये फोर्स का फॉर्मूला आ गया बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, लाइकवाइज इट इज़ अर्थ और इट इज़ मून। देयर इज़ नो एनी कंसर्न अबाउट द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कुछ भी दो हो सकते हैं और दोनों ऑब्जेक्ट आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, तो उसके हिसाब से अपन क्या करेंगे, अगर उनकी अपने को कैलकुलेशन करनी है तो अपन आराम से इजीली निकाल लेंगे। क्लियर है। तो देखिए, अब अपने को कैलकुलेशन ऑफ फोर्स बिटवीन अर्थ एंड मून करना है, तो हमें पता है कि मास ऑफ अर्थ कितना होता है, अर्थ का मास कितना होता है बेटा। लास्ट के 2 वीडियोज़ में मैंने आपको बताया 6 × 10⁻24 kg क्या होता है बेटा, मास ऑफ अर्थ होता है। क्लियर है। इसी प्रकार से अगर अपन बात करें कि जो अपना मास ऑफ मून कितना होता है बेटा, मास ऑफ मून 1.74 × 10⁻, मास ऑफ मून की बात करें 7.4 × 10⁻22 kg, 10⁻22 kg ये क्या होता है बेटा, मास ऑफ मून होता है। और डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून इज़ अप्रोक्सीमेट कितना डिस्टेंस होता है, d = 3.84 × 10⁻6 मीटर। ये इन दोनों के बीच में क्या होती है, दूरी होती है। तो इन तीनों वैल्यूज़ को अपन इस इक्वेशन में पुट कर देंगे और आराम से क्या निकाल लेंगे, आराम से अपन निकाल सकते हैं क्या, फोर्स निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, फोर्स निकाल सकते हैं। तो यहाँ देख लीजिए, अपन फोर्स कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए फोर्स कैसे कैलकुलेट होगा बिटवीन अर्थ एंड मून, फोर्स कैसे कैलकुलेट होगा, F इक्वल टू कैसे कैलकुलेट हो जाएगा, वैल्यू पुट करेंगे कैपिटल जी की, और चूँकि कैपिटल जी का वैल्यू सबको पता ही है कितना होता है, 6.673 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ये किसका वैल्यू होता है बच्चों, ये कैपिटल जी का वैल्यू होता है। तो इन सभी वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो जी के स्थान पे 6.673 × 10⁻11 मल्टीप्लाई मास ऑफ अर्थ 6 × 10⁻24 इंटू मास ऑफ मून 7.4 × 10⁻22 डिवाइडेड बाई 3.84 इंटू 10⁻6 होल ऑफ स्क्वायर। क्लियर है, होल ऑफ स्क्वायर। क्लियर है। तो ये इससे क्या निकाल लेंगे अपन, f की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। और f की वैल्यू कैलकुलेट कितनी आएगी, 2.02 × 10⁻20 न्यूटन। तो फोर्स कितना जाएगा, 2.02 × 10⁻20 न्यूटन। ये बेटा फोर्स निकल कर आएगा किसके बीच में, ये अपना फोर्स निकल कर आएगा बिटवीन अर्थ एंड मून। इतना फोर्स दोनों ऑब्जेक्ट के दरमियान लगेगा। क्लियर है।
तो आराम से अपन ने क्या निकाल लिया बेटा, फोर्स की कैलकुलेशन अपन ने आराम से कर ली। इस प्रकार से अपन फोर्स की कैलकुलेशन कर सकते हैं। और इनके स्थान पे चाहे कोई दो अलग ऑब्जेक्ट दे दे अपने को मून और वीनस का निकालना हो, इफ़ वी कैलकुलेट द फोर्स बिटवीन मार्स एंड जुपिटर एंड वी ऑल्सो कैलकुलेट फोर्स बिटवीन एनी अदर प्लेनेट रिगार्डिंग अर्थ, क्लियर है। तो अपन अपनी पृथ्वी के सापेक्ष किसी दूसरे प्लेनेट का भी मास आज इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, बशर्ते हमें क्या पता हो, दोनों ऑब्जेक्ट्स का मास पता हो, उनके बीच का डिस्टेंस पता हो, वी कैन इजीली कैलकुलेट फोर्स बिटवीन दोज ऑब्जेक्ट्स, राइट। तो उनके बीच में अपन आराम से क्या निकाल लेंगे बेटा, फोर्स निकाल लेंगे, क्लियर है। तो ये अपना फोर्स हो गया। अब आगे देखिए, नेक्स्ट टॉपिक है अपना इस ग्रेविटेशन के पार्ट थर्ड में, जिसका नाम है इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन। बेटा अभी यहाँ पर अपन इक्वेशन ऑफ मोशन के डायरेक्ट इक्वेशंस यूज़ करेंगे और ये डिराइव कैसे होते हैं वो अपन सेपरेट मोशन के अंदर कवर करेंगे, क्लियर है। तो अपने पास बेटा तीन इक्वेशन ऑफ मोशन होते हैं अकॉर्डिंग टू न्यूटन। पहला इक्वेशन क्या होता है अपना, v = u + at, ये अपना फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होता है। सेकंड कौन सा होता है अपना, s = ut + 1/2 at², ये अपना सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है। ये अपना सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, क्लियर है। ये अपना क्या है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है। और जो अपना थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है वो कितना होता है, v² = u² - 2as। तो बेटा ये अपने पास क्या हो गए, तीन इक्वेशन ऑफ मोशन हो गए। बट अब इनको अपने को ग्रेविटेशन में यूज़ करना है। तो जैसे आपको पता है कि कोई ऑब्जेक्ट को जब आप फॉल करते हो, फेंकते हो नीचे की तरफ, तो वहाँ पर फिर एक्सीलरेशन के स्थान पे क्या वर्क आता है, ग्रेविटी वर्क आती है। तो जहाँ जहाँ एक्सीलरेशन है वहाँ अपन क्या कर देंगे, ग्रेविटी, और जो एस है उसको रिप्लेस कर देंगे हाइट से। तो ड्यू टू इक्वेशन ऑफ मोशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन ड्यू टू ग्रेविटी, इक्वेशन ऑफ मोशन ड्यू टू ग्रेविटी। इक्वेशन ऑफ मोशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या हो जाएगी, ग्रेविटी के लिए अपन लिख सकते हैं, ये आपने नोट कर लिया होगा, रफ कर देता हूँ। तो अब इक्वेशन ऑफ मोशन ड्यू टू ग्रेविटी देखते हैं। तो इसके के लिए क्या करना पड़ेगा अपने को, एक्सीलरेशन के स्थान पे ग्रेविटी लगानी पड़ेगी। तो v = u + gt। सेकंड क्या हो जाएगा, v s के स्थान पर h = ut + 1/2 gt²। और थर्ड कितना हो जाएगा अपना, v² = u² - 2gh, क्योंकि s के स्थान पे क्या करेंगे, हाइट ले लेंगे, क्लियर है। तो ये इक्वेशन ऑफ मोशन ड्यू टू ग्रेविटी हो गई तीनों। अब अपन बात करते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट है वो कोई ऑब्जेक्ट है वो अपवर्ड जा रहा है, ठीक है, अपवर्ड कोई ऑब्जेक्ट जा रहा है, अपवर्ड जाएगा तो इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगी, तो इक्वेशन ऑफ मोशन ड्यू टू अपवर्ड मोशन, ठीक है। इक्वेशन ऑफ मोशन ड्यू टू अपवर्ड मोशन की अगर हम बात करें, इक्वेशन ऑफ मोशन ड्यू टू अपवर्ड मोशन की अगर अपन बात करें, इक्वेशन ऑफ मोशन ड्यू टू अपवर्ड मोशन, ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन ड्यू टू अपवर्ड मोशन, दैट मीन्स अब किसी ऑब्जेक्ट को अपन ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं तो उस केस में क्या हो जाएगा, ग्रेविटी नीचे वर्क करेगी। लेट सपोज ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसको अपन फेंक ऊपर की तरफ रहे हैं, तो अपना जो एक्सीलरेशन है वो तो ऊपर की तरफ चलेगा, बट ग्रेविटी इसको नीचे की तरफ अट्रैक्ट करेगी। तो दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है तो साइन नेगेटिव यूज होगा, ठीक है। डायरेक्शन अगर दोनों अलग है, डायरेक्शन इज डिफरेंट, डायरेक्शन क्या है यहाँ पर, डिफरेंट है। तो फिर कैसे इक्वेशन ऑफ मोशन ड्यू टू अपवर्ड मोशन कैसे इक्वेशन लिखेंगे, पहला देखिए v = u - gt हो जाएगा, क्लियर है, क्योंकि ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं, ग्रेविटी नीचे की तरफ लग रही है और एक्सीलरेशन के स्थान पे वर्क कौन करेगा, ग्रेविटी वर्क करेगी। सेकंड कौन सा हो जाएगा, h = ut - 1/2 gt²। माइनस क्यों आ रहा है आपको पता है, देखिए डायरेक्शन दोनों की अलग अलग इसलिए माइनस आ रहा है। और तीसरा इक्वेशन कितना हो जाएगा, v² = u² - 2gh। तो बेटा ये हो गई अपने इक्वेशन ऑफ मोशन ड्यू टू अपवर्ड मोशन। जब किसी ऑब्जेक्ट को अपन अपवर्ड फेंकते हैं तो उसमें इक्वेशन ऑफ मोशन ड्यू टू ग्रेविटी किस प्रकार से वर्क करती है, इक्वेशन ऑफ मोशन ड्यू टू अपवर्ड मोशन
इन द फील्ड ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, तो ग्रेविटी के कारण अपन अपवर्ड मोशन के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। अब अगला अपना टॉपिक आता है इसी के अंदर कि अगर कोई ऑब्जेक्ट फ्री फॉल हो रहा है तो फिर इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे निकालेंगे। इक्वेशन ऑफ मोशन ड्यू टू फ्री फॉल, इक्वेशन ऑफ मोशन ड्यू टू फ्री फॉल, इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन ड्यू टू, इक्वेशन ऑफ मोशन ड्यू टू फ्री फॉलिंग अंडर ग्रेविटी, अंडर ग्रेविटी। ठीक है, अब अपने को निकालना कि कोई ऑब्जेक्ट फ्रीली फॉल कर रहा है तो उसके इसमें इक्वेशन ऑफ मोशन क्या हो जाएगी। तो लेट सपोज ये अपने पास एक h हाइट है, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है जिसको सरफेस के ऊपर आना है। तो जैसे अपन इसको ड्रॉप किया उस टाइम पे इसका इनिशियल वेलोसिटी था क्या, नहीं था। तो यू तो कितना हो जाएगा 0 मीटर पर सेकेंड, और ये नीचे आएगा तो इसमें फाइनल वेलोसिटी तो होगा ही, तो v होगा इसमें मीटर पर सेकेंड। और चूँकि ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है तो एक्सेलरेशन भी उसी डायरेक्शन में, ग्रेविटी भी उसी डायरेक्शन में। दैट मीन्स एक्सेलरेशन उसका नीचे की तरफ होगा, ग्रेविटी उसकी नीचे की तरफ होगी। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा इक्वेशन ऑफ मोशन का, v बराबर u प्लस जी टी और h बराबर यू टी प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर। और तीसरा कितना हो जाएगा, तीसरा दिख नहीं रहा होगा, तीसरे को ऊपर की तरफ लिख लेते हैं। तीसरा कितना हो जाएगा v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस प्लस 2gh। अब चूँकि जब ऑब्जेक्ट को अपन फ्री फॉल करवा रहे उस टाइम पे इनिशियल वेलोसिटी उसकी शून्य है, तो ये कैंसिल हो जाएगा टर्म, ये कैंसिल हो जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनल अपने इक्वेशन ऑफ मोशन ड्यू टू फ्री फॉलिंग अंडर ग्रेविटी क्या निकल कर आएंगी, तीनों इक्वेशन क्या निकल कर आएंगी, वो आ जाएंगी v बराबर ओनली जी टी सेकेंड क्या आ जाएगी h इक्वल टू 1/2 जी टी स्क्वायर, थर्ड v स्क्वायर इक्वल टू 2gh। तो तीन इक्वेशन तो अपनी ये हो गई। कब, इक्वेशन ऑफ मोशन ड्यू टू फ्री फॉलिंग अंडर ग्रेविटी। अपवर्ड मोशन के लिए क्या आती है इक्वेशन, अपवर्ड मोशन के लिए क्या आती है इक्वेशन, सबको एक साथ लिखना चाहें तो v इक्वल टू अपवर्ड है तो मतलब ऊपर की तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस जी टी, और यहाँ पर h इक्वल टू यू टी माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर, और यहाँ पर v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh। ये अपवर्ड मोशन के लिए हो गया, क्लियर है। और नॉर्मल इक्वेशन ऑफ मोशन देखें तो वो कितना हो जाएगा v इक्वल टू यू प्लस जी टी और h इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर एंड v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस, तो नॉर्मल के लिए कितना हो जाएगा माइनस या प्लस, नॉर्मल के लिए प्लस हो जाएगा, प्लस 2gh, प्लस 2gh हो जाएगा। ठीक है, तो ऊपर की तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पर ये नॉर्मल और उसमें वहाँ पर प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो नॉर्मल इक्वेशन ऑफ मोशन v बराबर u प्लस जी टी, h बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर और v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। ये तो नॉर्मल केस के लिए हो गई। अगर ऑब्जेक्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ड्यू टू फ्री फॉलिंग अंडर ग्रेविटी है तो उसके इसमें इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, एक्सेलरेशन के स्थान पे ग्रेविटी ले लेंगे, और अगर अपवर्ड मोशन है तो इसके लिए ये इक्वेशन अपन लिख देंगे। क्लियर है, आगे चलते हैं बेटा। इसी के अंदर अपन लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक है अपना कॉन्सेप्ट ऑफ मास। नेक्स्ट टॉपिक है अपना कॉन्सेप्ट ऑफ मास। मास के कंसेप्ट को समझेंगे अपन, मास का कंसेप्ट है क्या एक्चुअली, तो अपन क्या कंसेप्ट क्लियर करेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ मास को डिस्कस करेंगे। अब कॉन्सेप्ट ऑफ मास, कॉन्सेप्ट ऑफ मास देखते हैं क्या होता है। कॉन्सेप्ट ऑफ मास, कॉन्सेप्ट ऑफ मास। तो बेटा मास का मतलब क्या है, उस ऑब्जेक्ट का वेट, क्लियर है। और आपको पता है वेट इज ऑलवेज डिपेंड ऑन इनर्शिया, तो अपन क्या बोलेंगे मास ऑफ ऑब्जेक्ट, मास ऑफ ऑब्जेक्ट इज डिपेंड्स अपॉन इनर्शिया, IN। किस ऊपर डिपेंड करेगा, इनर्शिया के ऊपर डिपेंड करेगा। क्या, मास ऑफ ऑब्जेक्ट इज डिपेंड अपॉन इनर्शिया, इनर्शिया के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर मास
ग्रेटर है तो इनर्शिया भी क्या होगा, ग्रेटर ही होगा। क्लियर है। और मास ऑफ ऑब्जेक्ट इज सेम फॉर एवरीवेयर। ठीक है, क्या बोलेंगे अपन, मास ऑफ ऑब्जेक्ट इज मास ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉन्स्टेंट।